Hello students, how are you? Hope you are doing good. Okay, so आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेशनल इनकम। तो चैप्टर का जो नाम है वही अपना आज का टॉपिक है, दैट इज मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम एंड definitions of national income given by different economists on your screen. Introduction. In the concept of national income, an attempt is made to measure economic activity of the whole economy. कहने का क्या मतलब है? We try to measure the economic development of a nation by calculating the national income. So, अपना कंट्री कितना इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहा है, कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है, कितना इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, अगर ये हमें नंबर्स में जानना है तो नेशनल इनकम इसमें हमारी काफी हद तक मदद कर सकता है इन नोइंग whether the country is progressing fast, progressing slow, not progressing at all, it is going on the negative side. क्या चल रहा है in a nation from an economic point of view can be easily known by measurement of national income. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. National income familiarizes us with the economic health of the economy. So आज किसी ह्यूमन बीइंग की हेल्थ को हम कैसे मेजर करते हैं? उसकी बॉडी को देख के, उसका हाइट देख के, वेट देख के, बॉडी मास इंडेक्स देख के हमें अंदाजा लग जाता है दैट दिस पर्सन इज हेल्दी और अनहेल्दी. वैसे ही अगर एक देश के बारे में आपको जानना है कि एक कंट्री, एक नेशन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्दी है कि नहीं, तो उसके लिए क्या है, नेशनल इनकम पे फोकस करना है ताकि हमें मालूम पड़ सके दैट दिस कंट्री इज डूइंग वेल इकोनॉमिकली और नॉट. ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं. इफ नेशनल इनकम इंक्रीजेस इट सिंबलाइजेस वेल बीइंग एंड इफ नेशनल इनकम इज लो इट इज अ सिंबल ऑफ इकोनॉमिक अनहेल्दीनेस. कोई भी कंट्री की नेशनल इनकम अगर ज्यादा है तो वो कंट्री इकोनॉमिकली अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऐसा माना जाएगा, और किसी कंट्री की नेशनल इनकम अगर कम है तो उसके पास पैसे नहीं है, भुक्खट कंट्री है, तो ऐसा कंट्री इकोनॉमिकली वेल परफॉर्म नहीं कर रहा है ऐसा माना जाएगा. वही चीज इंसानों पे भी लागू पड़ती है फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. जिसके पास पैसा है वो ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, जीवन में कुछ अचीव कर रहा है ऐसा माना जाता है, और जिनके पास पैसा नहीं है वो ना कोई ग्रोथ कर रहे हैं, ना कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, बड़े सुस्त होके बैठे हुए हैं ऐसा माना जाता है. सो इफ यू सी all these things what are available for an individual, same thing can be applied to a nation, to a country also. और उसको अप्लाई करने के लिए हम ये कंसेप्ट लेके आए हैं दैट इज नेशनल इनकम. कौन सा कंट्री कितना अमीर है ये जानना है तो नेशनल इनकम इसमें हमारी मदद कर सकता है. ओके, चलिए आगे देखते हैं. Meaning of national income on your screen. In general terms, monetary value. कौन सी value? Monetary value of what? Total production in agriculture, industry and service sector in a country during a year is national income of that country. कहने का ये मतलब है we focus on which value? Monetary value. लेकिन मॉनिटरी वैल्यू ऑफ व्हाट? पैसों में वैल्यू को एक्सप्रेस करना है, मॉनिटरी वैल्यू निकालनी है, लेकिन किसकी? ऑल दोज थिंग्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय थ्री सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री
एंड सर्विस सेक्टर। ये 3 सेक्टर्स ने जो भी बनाया उसको हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, तो हमें क्या मिलेगा? नेशनल इनकम मिलेगा। ओके, आगे पढ़ो। इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, मतलब एक स्पेसिफिक ईयर में जितना भी प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स ने मिलके किया उसकी मॉनिटरी वैल्यू को हम क्या बुलाएंगे? नेशनल इनकम बुलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम फर्स्ट गिवन बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। इस इंसान को बिल्कुल चैन नहीं है, हर जगह आपके पीछे पीछे आ रहा है। ठीक है, देखते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। द नेट प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एंड नॉन फिजिकल थिंग्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय नॉन फिजिकल? सर्विसेज which you cannot see, you cannot touch, you can only feel. आगे देखो क्या लिखा है। by using natural wealth with capital and labor in a country during the year is our national income। तो कहना क्या चाहते हो? हम किसकी बात करेंगे? प्रोडक्शन की ऑफ फिजिकल थिंग्स। तो आपके सामने जो अभी जिफ है क्या बता रहा है? These are manufactured goods. You can see that? Yes. You can touch that? Yes. You can feel that? Yes. So ये हो गए आपके physical goods। दूसरी तरफ non physical goods, that is services given to you, communication through satellite, transportation, internet connection, agency, warehousing, banking services. Yes or no? So all these services are a part and parcel of net production only, क्योंकि प्रोडक्शन 2 चीजों का होगा, एक फिजिकल गुड्स का, दूसरा नॉन फिजिकल गुड्स का, दैट इज सर्विसेज। अच्छा, आगे क्या लिखा है? बाय यूजिंग नेचुरल वेल्थ। तो लैंड को हम यूज करेंगे। नेचुरल वेल्थ है वो एवरीथिंग दैट इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर is known as what? Land in economics. Anything above the surface, anything beneath the surface. क्या होना चाहिए था? खाली वो नेचुरल रिसोर्स होना चाहिए था। इस नेचुरल रिसोर्स को, इस नेचुरल वेल्थ को हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या लगाएंगे? लेबर भी और कैपिटल भी। और ये तीनों फैक्टर्स को अच्छे से कोऑर्डिनेट करके काम कराने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते थे? एंटरप्रेन्योर बोलते थे। सो ऑल दीज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके हमने जो भी फिजिकल गुड्स बनाए, जो भी नॉन फिजिकल गुड्स जनरेट किए, उसकी मॉनिटरी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम बोलेंगे। ऐसा किसने बोला? अल्फ्रेड मार्शल ने बोला। सो इसकी पूरी डेफिनेशन में आप ध्यान दोगे तो ही फोकसेस, he emphasizes on what? प्रोडक्शन। और इसीलिए इसकी डेफिनेशन को प्रोडक्शन ओरिएंटेड डेफिनेशन कहा गया। देखो पढ़ो। प्रोफेसर मार्शल ले स्ट्रेस ऑन नेट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो दिस डेफिनेशन इज प्रोडक्शन ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो अब आप सोचेंगे ये प्रोडक्शन ओरिएंटेड डेफिनेशन आया तो कोई और इकोनॉमिस्ट भी होगा जो कोई और ओरिएंटेड डेफिनेशन बताएगा। यस, आप एग्जैक्टली सही सोच रहे हैं। और जब भी हमने कोई कंसेप्ट देखा है तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। और हम सब जानते हैं कि कभी कोई इकोनॉमिस्ट में यूनिटी होती नहीं है। सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। अपनी सोच के हिसाब से वो अलग अलग चीजों को सामने रखते हैं, फोकस करते हैं अलग अलग चीजों पे। और सारी चीजों पे जो फोकस अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने किया, सबके सब अपनी अपनी जगह पे सही होते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। डेफिनेशन गिवन बाय इरविंग फिशर, है ना, मछली वाला आदमी। चलिए, सो ही फोकसेस ऑन व्हाट? proportion of direct consumption of goods and services
by the people of country during a year is called national income. सो फिशर का क्या मानना है कि प्रोडक्शन तो ठीक है, वो तो गुड्स बने वो हैं, लेकिन मेरे देश के नागरिकों ने कितने गुड्स इसमें से कंज्यूम किए हैं, हाउ मच इज द कंजम्पशन डन बाय द सिटीजन्स ऑफ माय नेशन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी. क्योंकि गुड्स बना के छोड़ देना कोई मतलब का नहीं है, तो किस पे फोकस करना है, कंजम्पशन पे, क्योंकि कंजम्पशन लीड्स टू वेलफेयर, और जितना वेलफेयर किसी भी कंट्री में ज्यादा होगा उतना देश तरक्की कर रहा है ऐसा माना जाएगा. क्योंकि नेशनल इनकम का कंसेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, जस्ट टू मेजर द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. तो वही ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द नेशन आपको कंजम्पशन से भी तो जानने को मिल सकता है. ठीक है, सो ही फोकस्ड ऑन विच डेफिनेशन, कंजम्पशन ओरिएंटेड डेफिनेशन. और आप आपकी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में क्या है, खाना, कपड़े पहनना, बाहर घूमना, सर्विसेज को भी कंज्यूम करना. सो वॉट एवर एन इंडिविजुअल डज in a complete day, majority of the time he is involved in consumption activity. कुछ ना कुछ कंजम्पशन चल ही रहा होता है ऑन रेगुलर बेसिस, जिससे हम सबका वेलफेयर भी होता है. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम नेशनल इनकम को ढूंढेंगे तो कोई गलत बात नहीं है. ठीक है, देखते हैं. फिशर लेड स्ट्रेस ऑन व्हाट, कंजम्पशन ऑफ physical and non-physical goods, that is services. So his definition is called consumption oriented definition. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. Definition given by AC पिग्गू. पिग्गू एक ही नाम है, पिग अलग और उसका गू अलग ऐसा नहीं है. ठीक है, so AC पिग्गू was a renowned economist who thought about national income from a different perspective. तो आइए देखते हैं उसका क्या पर्सपेक्टिव था. Yes, he focused on money, पैसा पैसा पैसा. National income is a flow of those things, that is goods. Things मतलब चीजें, मतलब physical, that is goods, and services whose payments have been done through money or which can be easily presented by money. So AC पिग्गू का ये मानना था कि आप प्रोडक्शन भी छोड़ दो, कंजम्पशन भी छोड़ दो, किस पे फोकस करो, पैसों पे, कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज में पैसों का लेन देन हुआ है. दैट इज गोइंग टू जनरेट इनकम फॉर द नेशन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, if we are calculating national income only, then we should express all these transactions in terms of money only. So आप ये मत देखो कि कितने गुड्स बनाए, कितने गुड्स कंज्यूम किए, आप ये देखो कितने गुड्स खरीदे और बेचे गए और उसके लिए पैसे भी भरे गए, क्योंकि कंजम्पशन तो मुफ्त का भी होता है, प्रोडक्शन आप समाज सेवा के लिए भी कर सकते हैं. तो उस पे हमें फोकस नहीं करना, क्योंकि those transactions are not measurable in terms of money, क्योंकि पैसों का लेन देन हुआ ही नहीं है. सो AC पिग्गू ने सोचा कि ना ही प्रोडक्शन ना ही कंजम्पशन, हमें नेशनल इनकम ढूंढनी है, और इनकम किस में एक्सप्रेस होती है, रुपीज में. तो हमें ट्रांजैक्शंस भी वही लेने चाहिए जो मनी में एक्सप्रेसेबल हो, और इसीलिए he emphasized more on income expressed in terms of money. So his definition is known as money oriented definition. पढ़ो, देखो लिखा है, national income is equal to what, total income of the society plus foreign income भी लेने का. मतलब हम खाली अंदर अंदर कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, खाली इसी को मत लो, वो तो ट्रांजैक्शन जो हुआ ऑटोमेटिकली मनी के टर्म्स में आएगा ही. साथ में आप ये भी देखो
कि अब्रॉड में कोई सामान अगर हमने बेचा, अब्रॉड को अगर हमने कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी, उसके लिए भी तो पैसा चार्ज किया होगा, तो वो पैसा भी यहां शामिल होना चाहिए। इन शॉर्ट, पैसा चाहे आप घर वालों से लो, सोसाइटी वालों से लो, सिटी वालों से लो, अलग अलग स्टेट से लो, कि अलग अलग कंट्रीज से आप लो, जो भी पैसा हमने कमाया, अपनी मेहनत से कमाया, गुड्स एंड सर्विसेज बेच के कमाया, वो सारा पैसा अपने नेशनल इनकम में काउंट होना चाहिए। ऐसा किसने बोला? एसी पिग्गू ने बोला। ठीक है। सो वी हैव सीन 3 डेफिनेशंस, अल्फ्रेड मार्शल, इरविंग फिशर एंड एसी पिग्गू, लेकिन सभी डेफिनेशंस अलग अलग हैं। सो हमने क्या किया, इन सभी डेफिनेशन से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी उसको उठा के एक इन्फरेंसेस ऑफ डेफिनेशन बनाया। लेट अस सी कि ये डेफिनेशन सारे मिलके कहना क्या चाहते हैं। इन्फरेंसेस बेस्ड ऑन वेरियस डेफिनेशंस। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, नेशनल इनकम इज विच वैल्यू? मनी वैल्यू, क्योंकि अल्टीमेटली इनकम को एक्सप्रेस किस में करना है? पैसों में। तो पैसों का होना बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। क्लियर? क्योंकि कोई भी चीज को जब आप एक्सप्रेस करते हो तो उसका एक यूनिट होता है। नेशनल इनकम का क्या यूनिट है? पैसा। सो इट इज विच वैल्यू? मनी वैल्यू। ओके, उसके बाद मनी वैल्यू किसकी? ऑफ फाइनल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आर मेंट फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर आके उसको सीधा खरीद सकता है, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज की हम बात करेंगे। तो ये कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हुए? फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज हुए। कहने का ये मतलब है रॉ मटेरियल नहीं आएगा, सेमी फिनिश्ड गुड्स नहीं आएगा। कौन से गुड्स आएंगे? फिनिश्ड गुड्स ही आएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो खेत में हम कॉटन ग्रो कर रहे हैं, तो वो कॉटन को काट के हम कॉटन बेल्स बनाते हैं। इन कॉटन बेल्स को हम क्लॉथ में कन्वर्ट करते हैं, यही क्लॉथ को हम शर्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो आप कौन सा चीज नेशनल इनकम में रिपोर्ट करेंगे? ओनली शर्ट रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि शर्ट में वो कॉटन क्लॉथ भी आ गया। वो क्लॉथ किससे बना था? बेल्स ऑफ कॉटन से, तो वो भी उस शर्ट में आ गया। और वो बेल्स ऑफ कॉटन फार्म पे ग्रो हुए थे, तो उसका खर्चा भी ये शर्ट में तो आ ही गया है। सो बार बार काउंट करने का नहीं, कॉटन अलग से गिनो, उसी से जो बेल्स बने उसको अलग से गिनो, फिर क्लॉथ में कन्वर्ट हुआ उसकी वैल्यू अलग से गिनो। अबे एक ही चीज को बार बार काउंट नहीं किया जाता, और इसीलिए वी काउंट ओनली वंस, एंड दैट विल बी व्हाट? द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी वैल्यू हम मेजर करेंगे। ओके, टू रिपोर्ट वेयर? इन द नेशनल इनकम। ओके, चलिए फिर आफ्टर डिडक्टिंग व्हाट? डेप्रिसिएशन। अब बात को समझना, डेप्रिसिएशन मीन्स व्हाट? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। हमें नेशनल इनकम ढूंढना है विथ व्हाट ऑब्जेक्टिव? कि कंट्री में कितना वैल्यू एडिशन हुआ, कंट्री में कितना प्रोग्रेस हुआ, कंट्री में कितना डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ। सो इफ वी हैव प्रोड्यूस्ड गुड्स वर्थ ₹100, ओके, फ्रॉम अ मशीन विच वॉज वर्थ ₹20, अब मशीन की वैल्यू 20 रुपया थी, उसने सामान कितने का बनाया? 100 का। तो हमारे कंट्री में वैल्यू जनरेशन कितने से हुआ? 100 से हुआ। वैल्यू बढ़ा कितने से? 100 से। लेकिन आप भूल रहे हो, इसी 100 रुपीस को जनरेट करने के लिए, इस 100 रुपीस की वैल्यू को बनाने के लिए मशीन जो था वो भी यूज हुआ, उस मशीन की वैल्यू भी कम हुई। बाय व्हाट? बाय द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब घसारो, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द असेट। तो 20 रुपए का मशीन था, मान लो कि ये मशीन 10 साल चलने वाला है, तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 2 रुपया आएगा। सो 20 एट द एंड ऑफ द ईयर विल बिकम 18। हर साल 2-2 रुपए कम होके उसकी वैल्यू चॉप ऑफ हो जाएगी।
तो ये साल 100 रुपए के गुड्स तो बने, लेकिन वैल्यू जो मशीन की थी वो इस 2 रुपए से कम भी तो हुई। सो 100 रुपए वैल्यू बढ़ी और 2 रुपए वैल्यू कम हुई, तो अपने देश में वैल्यू जनरेशन नेट बेसिस पे कितना हुआ? 100 माइनस 2, दैट इज 98 रुपीज। समझ में आ रहा है? सो डेप्रिसिएशन की वैल्यू को हम यहां से माइनस करेंगे, बिकॉज डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट्स रिडक्शन इन वैल्यू एंड द गुड्स एंड सर्विसेज रिप्रेजेंट्स इंक्रीज इन वैल्यू। सो जितने से इंक्रीज हुआ वो इंक्लूड होगा और जितने से वैल्यू कम हुआ वो सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि उसी वैल्यू को जनरेट करने के लिए कहीं ना कहीं हमने कुछ सैक्रिफाइस किया है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ा है। क्या पाया? गुड्स एंड सर्विसेज। उसके लिए क्या खोया? वैल्यू ऑफ द असेट। सो जो पाया वो इंक्लूड करो, जो खोया वो माइनस करो। नेट अमाउंट जो आएगा दैट ओनली शुड बी रिपोर्टेड इन नेशनल इनकम। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। विच आर प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड। देखना, मनी वैल्यू जैसे ही आया हमने एसी पिग्गू की डेफिनेशन को जगह दे दी। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ये किसकी डेफिनेशन थी? अल्फ्रेड मार्शल की और इरविंग फिशर की। तो उन दोनों को भी यहां जगह दे दी और इसीलिए क्या लिखा है? इन्फरेंसेस बेस्ड ऑन वेरियस डेफिनेशंस। इन सभी डेफिनेशंस को कंबाइन करके एक डेफिनेशन बन रही है जिसको हम इन्फरेंसेस बोलते हैं। ठीक है, तो पढ़ो क्या लिखा है। विच आर प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन। मतलब अपने देश के अंदर जो कुछ भी बन रहा है, जो कुछ भी कंज्यूम हो रहा है, उसको हम शामिल करेंगे इन नेशनल इनकम। क्लियर? सो वेरी इंपॉर्टेंट, कंजम्पशन और प्रोडक्शन कहां पे होना चाहिए? अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ही होना चाहिए, तो ही वो अपनी नेशनल इनकम में रिपोर्ट होगा। ठीक है, अंडरस्टूड? चलिए आगे देखते हैं। फॉर व्हाट? अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। ये पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली क्या होता है? 1 साल होता है। तो 1 ईयर कौन सा होगा? कब शुरू होगा, कब खत्म होगा? तो 3 प्रकार के नॉर्मली ईयर्स होते हैं। वन इज कैलेंडर ईयर विच स्टार्ट्स फ्रॉम जनवरी एंड एंड्स इन दिसंबर। दूसरा आता है अपना फिनेंशियल ईयर, दैट इज स्टार्ट्स फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31st ऑफ मार्च। तीसरा आता है कोऑपरेटिव ईयर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम जुलाई 1st एंड एंड्स ऑन 30th जून। सर इन तीनों में से कौन सा ईयर अपना ईयर होगा टू रिपोर्ट द नेशनल इनकम? तो बेटा अपना इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इंडिया रेकमेंड करता है कि योर इनकम टैक्स रिटर्न्स शुड बी फ्रॉम 1st April to 31st of March. So our year will always be which year? Financial year, which starts from 1st April and ends on 31st of March. Clear? और मत भूलना हमें पूरे देश की इनकम को मेजर करना है, तो पूरा देश क्या फॉलो कर रहा है? इनकम टैक्स एक्ट। उसके हिसाब से अपने रिकॉर्ड्स को सबमिट करता है, तो उन्हीं रिकॉर्ड से तो हमें मिलेगा कि अपने देश की इनकम क्या है। सो ऑलवेज रिमेंबर आवर ईयर इज गोइंग टू बी अ फाइनेंशियल ईयर विच इज आवर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, चलिए इस डेफिनेशन को पूरा एक बार साथ में पढ़ लेते हैं। नेशनल इनकम इज व्हाट? द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन which are produced or consumed within the geographical boundaries of a nation for a definite period of time. Clear? ये inferences तीनों definition के यहाँ हमने शामिल कर लिए, तीनों को हमने include कर लिया। ओके, understood? तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।